नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पुरवैया डीएनए में आज बात होगी पर्यावरण की। यूं तो विश्व पर्यावरण दिवस पर हम हर साल लाखों पेड़ लगाते हैं, पर्यावरण को बचाने का संकल्प लेते हैं, लेकिन क्या वाकई इस दिवस का मकसद पूरा हो पा रहा है? 7 अरब लोगों का बोझ उठाने वाली धरती का हम कितना ख्याल रखते हैं, इसी का करेंगे डीएनए टेस्ट। साथ ही बात होगी उन 2 शब्दों की जिसने आज से 41 साल पहले देश की सत्ता बदल कर रख दी थी। अकेला चना क्या भाड़ फोड़ सकता है? ये सवाल हमेशा दिमाग में उठता है जब हम सरकारी सिस्टम की मार खाते हैं, लेकिन लोकतंत्र में ऐसे कई चने हुए जिन्होंने अकेली ही घड़े रूपी सरकार को तोड़ दिया। जयप्रकाश नारायण एक ऐसे ही शख्स थे जिन्होंने अपनी जिंदगी देश के नाम कर दी और अकेले दम पर तत्कालीन इंदिरा सरकार को दिन में तारे दिखला दिए। जयप्रकाश नारायण का नाम जब भी जुबां पर आता है तो आज से 41 साल पहले पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की वो तस्वीर उभरती है जब 5 जून 1974 को जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, जो पटना से निकलकर पूरे देश में आग की तरह फैली। जेपी के नेतृत्व में इस क्रांति ने देश की सत्ता को बदल दिया था। जयप्रकाश नारायण ही वो शख्स थे जिनको गुरु मानकर आज के अधिकतर नेताओं ने मुख्यमंत्री पद तक की यात्रा की है। आज संपूर्ण क्रांति दिवस है। आज 41 साल हो गए उस क्रांति का, लेकिन क्या इस क्रांति का मकसद पूरा हो पाया, इसका करेंगे डीएनए टेस्ट। लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं। इस तस्वीर में आपको जेपी आंदोलन से जुड़े नेता भी नजर आ रहे होंगे। नेताओं ने जेपी आंदोलन से जुड़ी एक किताब का विमोचन किया। कैमरे की नजर से 74 के आंदोलन के लोकार्पण के लिए बीजेपी नेता सुशील मोदी, सांसद आर.के. सिन्हा, सांसद अश्वनी चौबे, आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत कई जेपी सेनानी मौजूद रहे। इस पुस्तक में आंदोलन की तस्वीरों को प्रमुखता से दी गई है, लेकिन यहां संपूर्ण क्रांति से उपजे नेताओं की जुबां पर सियासत आ ही गई और गाहे बगाहे मौजूदा सियासी सच स्वीकार कर लिया। जेपी आंदोलन से जुड़े शिवानंद तिवारी ने कहा, अब राजनीति पूरी तरह से बदल गई है, नेता अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहते हैं, ये लोकतंत्र पर खतरा है। तो बीजेपी नेता सुशील मोदी ने जेपी सेनानियों की पेंशन बढ़ाए जाने की बात कही है। 5 जून 1975 को अपने प्रसिद्ध भाषण में जयप्रकाश ने कहा था कि भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वे इस व्यवस्था की ही उपज हैं। वे तभी पूरी हो सकती हैं जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए, और संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए क्रांति, संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। 5 जून 1975 की विशाल सभा में जेपी ने पहली बार संपूर्ण क्रांति के 2 शब्दों का उच्चारण किया था। उनका साफ कहना था कि इंदिरा सरकार को गिरना ही होगा। यह क्रांति उन्होंने बिहार और भारत में फैले भ्रष्टाचार की वजह से शुरू की, लेकिन बिहार में लगी चिंगारी कब पूरे भारत में फैल गई पता ही नहीं चला। जयप्रकाश नारायण के हुंकार पर नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ता था। बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठी थी। जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर घर में क्रांति का पर्याय बन चुके थे। लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान या फिर सुशील मोदी, आज के सारे नेता उसी छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के हिस्सा थे। लेकिन सवाल है कि क्या संपूर्ण क्रांति का मकसद पूरा हो पाया? संपूर्ण क्रांति की कोख से निकले नेता सत्ता की लड़ाई में उलझ कर रह गए हैं। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति हुई, उसी क्रांति से निकले नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और वो जेल तक गए। जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला जो था, वो अपनी अपनी जातियों की मंडली बनाकर सत्ता में काबिज होते रहे और काबिज होने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 5 जून को हर साल पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब पुरवैया डीएनए में पर्यावरण का हम डीएनए टेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए पूरे देश में अलग अलग जगह कैसे अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने पौधा लगाया और लोगों को पर्यावरण को सुरक्षित रखने की सलाह दी। दूसरी तस्वीर में आप केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली को देख सकते हैं। दोनों ने पेड़ लगाए और लोगों से पर्यावरण को सुरक्षित रखने की अपील की। तो वहीं तीसरी तस्वीर झारखंड के पाकुड़ की है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वन और पर्यावरण विभाग की तरफ से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर पदाधिकारियों ने वृक्षारोपण किया।
पर्यावरण दिवस के मौके पर पेड़ लगाने के साथ साथ नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भी पर्यावरण को सुरक्षित रखने की अपील की। यूएन के द्वारा पूरे विश्व में 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 700 करोड़ सपनों से जुड़ा हुआ ये विश्व सुरक्षित रहे, हमारी पृथ्वी भारत में जिसे मां का रूप माना गया है, उसकी रक्षा, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन हर पीढ़ी का दायित्व होता है। मैं आज पर्यावरण दिवस पर देशवासियों को यही प्रार्थना करता हूं कि इस मॉनसून में हम भी हर परिवार के अपने वृक्ष हो, हर परिवार की अपनी पर्यावरण की संपत्ति हो। जैसे आपको अपना कार होने का गर्व होता है, स्कूटर होने का गर्व होता है, फ्लैट होने का गर्व होता है, बंगलो होने का गर्व होता है, कारखाना होने का गर्व होता है, वैसे ही आपको आपके परिवार के वृक्ष होने का भी गर्व होना चाहिए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत कैसे हुई और इस दिन क्या क्या होता है, इसे पहले जान लेते हैं। एक समय था जब अलग अलग देश अपनी अपनी सीमाओं में पर्यावरण की रक्षा की बात करते थे, लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ तो ये चर्चा वैश्विक हो गई और 1972 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसका मुख्य मकसद प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा करना और पर्यावरण को बेहतर बनाना है। आज के दिन दुनिया के लगभग सभी देशों में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के स्तर पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता ताकि आने वाली पीढ़ी पर्यावरण की रक्षा का महत्व समझ सके। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन दुनिया में सबसे ज्यादा वृक्षारोपण होते हैं। तमाम देश हैं जहां एक दिन में लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। पर्यावरण के लिए बाकायदा एंथम भी लिखा गया है। इसे अर्थ एंथम कहा जाता है। अर्थ एंथम को लिखा है कवि और भारत के राजदूत रहे अभय के ने, जिसे जून 2013 में लॉन्च किया गया था। यह 8 भाषाओं में लिखी जा चुकी है: अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, हिंदी और नेपाली। विश्व पर्यावरण दिवस पर पूरे नेपाल में कक्षा 1 से लेकर कॉलेज स्तर तक के बच्चों को पर्यावरण दिवस के कार्यक्रमों में आना अनिवार्य होता है। नेपाल के गांव, कस्बों और शहरी क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन होता है जिसमें बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेते हैं। नेपाल में विश्व पर्यावरण दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर हर साल एक नया थीम होता है। इस साल का थीम है 7 बिलियन सपने एक ग्रह देखभाल के साथ इस्तेमाल करें। यानी इसका मतलब एक ग्रह धरती है जिस पर 7 बिलियन यानी 7 अरब लोग रहते हैं। ऐसे में धरती पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इस बार का विश्व पर्यावरण दिवस बड़ी चेतावनी दे रहा है। अगर दुनिया भर में प्राकृतिक संसाधनों का सोच समझकर और संभल कर उपयोग नहीं किया गया तो धरती लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम ही प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और संभल कर इनका इस्तेमाल करने को बनाया। लेकिन क्या है अभी स्थिति और भविष्य में क्या होगा, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात जल की। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 3% से भी कम पानी पीने लायक है। इसमें भी 2.5% यानी 2.5% अंटार्कटिका, आर्कटिक बर्फ और ग्लेशियरों के रूप में है। आज भी 1 अरब से ज्यादा लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं है। 2030 तक वैश्विक स्तर पर पानी की मांग आपूर्ति के मुकाबले 40% ज्यादा हो जाएगी। 1900 के मुकाबले 2010 में पानी की खपत 600 अरब क्यूबिक मीटर से बढ़कर 4,500 अरब क्यूबिक मीटर हो गई। बात अब जमीन की उपलब्धता में कमी, मिट्टी की उर्वरक क्षमता में कमी, बेहिसाब पानी इस्तेमाल ऐसे कारण हैं जो खाद्य आपूर्ति के लिए जिम्मेदार प्राकृतिक संसाधनों की क्षमता को कम करते हैं। खेती बाड़ी में विश्व के 50% जमीन और 70% जल का इस्तेमाल होता है। शहरियों की संख्या 2010 तक 50% थी, ये 2050 में 70% हो जाएगी। लिहाजा कृषि योग्य भूमि और उर्वर मिट्टी का क्षेत्रफल भी घटता जाएगा। शहरीकरण और आय बढ़ने से खान पान बदल रहा है। इसे
जो प्रसंस्कृत खाद्य और पशु आधारित खान पान पर निर्भरता भी बढ़ रही है। ऐसे में और भी कृषि योग्य भूमि की आवश्यकता होगी। अनुमान है कि 2050 तक दुनिया में कृषि भूमि में 20 से 55% वृद्धि की जरूरत होगी। बात ऊर्जा की, जिसका लगातार दोहन हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 1.2 अरब से ज्यादा लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें बिजली नसीब नहीं है। हालांकि 1990 से 2010 के बीच बिजली बचत करने के तरीकों के सहारे बिजली की मांग में 25% कमी दर्ज की गई है। बिजली बचत करने के तरीकों और उपकरणों को अपनाकर 6 शीर्ष उत्पादक क्षेत्रों में बिजली की वैश्विक मांग में 2500 टेरावाट घंटे की कमी की जा सकती है, जो कि वैश्विक उपयोग का 10% कम होगी। इसके जरिए बिजली बचाने की कोशिश 600 बड़े ऊर्जा संयंत्रों के बराबर होने का अनुमान है। हालांकि फिर भी 2020 तक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट संगठन से जुड़े 30 देशों में ऊर्जा का खपत 35% तक बढ़ जाएगा। बात खाद्य सामग्री की करें, जिसके लिए भी हम धरती पर ही निर्भर हैं, लेकिन हम प्राकृतिक संसाधनों का किस हद तक बेजा इस्तेमाल करते हैं, इसकी बानगी देखिए। 1.3 अरब टन खाद्य हर साल बेकार जाता है। 1 अरब लोग कुपोषित रह जाते हैं, जबकि 1 अरब भूखे। विश्व की कुल ऊर्जा खपत में खाद्य क्षेत्र की हिस्सेदारी 30% है। साथ ही कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में इसकी हिस्सेदारी 22% है। अब बात खनिज पदार्थों की। प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज पदार्थों का दोहन बढ़कर 60 अरब टन प्रति वर्ष हो चुका है। अगर विकसित देशों की खपत को मानक मान लें तो 2050 तक इनका दोहन 140 अरब टन सालाना पर पहुंच जाएगा। 2009 में इस्पात का उत्पादन 1.2 अरब टन था। इस मामले में एल्यूमिनियम और तांबा दूसरे और तीसरे स्थान पर, यानी इनका उत्पादन 30 मिलियन और 24 मिलियन टन था। यानी दोहन लगातार हो रहा है। जाहिर है पर्यावरण को बचाने की जंग तो जारी है, लेकिन जंग तेज नहीं है। अगर इसमें तेजी नहीं लाएगी तो हमारी आने वाली पीढ़ी प्राकृतिक संसाधनों के अभाव से जूझेगी। यहां एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक के उस पार रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे राजधानी पटना में किस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और वो खतरनाक होता जा रहा है। तो एक तरफ तो आपने देखा कि कैसे पूरे देश में पर्यावरण दिवस के मौके पर अलग अलग कार्यक्रम हुआ। अब आपको दिखाते हैं एक और तस्वीर, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना खतरे में है। जल्द हालात नहीं बदले तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस बात का खुलासा किया है बिहार राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इस खुलासे ने पर्यावरण के साथ हो रहे खिलवाड़ पर आम लोगों और सरकार को बड़ी चेतावनी दे डाली है। देखिए जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। खतरे में बिहार की राजधानी, सांसद में पड़ी लाखों की जिंदगी, हर रोज मौत के करीब जा रहे लोग। पटना बन गया पॉल्यूटेड शहर। जी हां, यह खबर देखकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि जो शहर राज्य की राजधानी है वो रहने के लिए सुरक्षित नहीं। बिहार में पॉल्यूशन जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स पटना में बहुत ज़्यादा है। उसका कारण है कि जो बिल्डिंग मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्टेशन में खुला रहता है, उसका भंडारण ठीक से नहीं हो रहा है। उसके अलावा जो व्हीकल्स हैं आप जान रहे हैं कि तो इसके चलते जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा है और एयर पॉल्यूटेंट है, लेकिन और अलार्मिंग होते जा रहा है। यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो अलार्मिंग है। पटना में लगातार हो रहे कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से यहां वातावरण में धूलकण की मात्रा यानी RSPM तय सीमा से दोगुना से ज्यादा हो चुका है। वातावरण में धूलकण की मात्रा 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होनी चाहिए थी, पर यह मात्रा 150 माइक्रोग्राम हो चुकी है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड 50 माइक्रोग्राम क्यूबिक होनी चाहिए, लेकिन इसकी मात्रा 8.2 है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक होनी चाहिए, जबकि यह मात्रा 26.4 माइक्रोग्राम हो चुकी है। यह अलार्मिंग सिचुएशन है। वहीं साउंड पॉल्यूशन का हाल तो और भी बुरा है।
72 से 73 डेसिबल साउंड को औसत माना गया, जबकि पटना के कई इलाकों में यह आंकड़ा तय सीमा से 10 से 12% ज्यादा है। पर्यावरण दिवस है, क्या इस बात की जानकारी है आपको? जी नहीं सर। अच्छा, पर्यावरण को कैसे बचाएंगे ये पता है आपको? पेड़ लगाने से। आपको लगता है कि आम आदमी इतना सजग है? नहीं उतना तो नहीं है, बट 20% के आसपास आदमी हैं ऐसे जो अपना ये पटना में पॉल्यूशन के कारण परेशानी होती है? ये बहुत किस तरह का पॉल्यूशन यहाँ नज़र आता है? गाड़ी का पोल्यूशन है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, कचरा इधर उधर फेंका जाता है। मजेदार बात यह है कि लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में ही कोई जानकारी नहीं। हालांकि उन्हें इतना जरूर पता है कि पेड़ लगाने से हालात बदल सकते हैं, लेकिन पब्लिक ये भी मानती है कि पर्यावरण बचाने को लेकर आम लोगों का रवैया थोड़ा ढीला जरूर है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि पर्यावरण आखिर बचेगा तो कैसे। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे पर्यावरण को बचाने की एक अच्छी पहल। हमारी और आपकी खुशहाली की बुनियाद सिर्फ इसी पर टिकी है कि कुदरत हमसे कितना खुश रहता है या फिर हम कुदरत को कितना खुश रख सकते हैं। और आप अगर इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो भागलपुर के धरहरा का सफर जरूर करें। यहाँ कुदरत से पीढ़ियों तक रिश्ता जोड़ कर रखने की अनूठी पहल की जा रही है। धरहरा की नीलम की गोद में खेल रही इस बच्ची को वो अपनी बेटी से भी बढ़कर मानती हैं। ये बच्ची इन्हें गांव के पास ही एक सुनसान जगह पर लावारिस हालत में मिली थी। नीलम ने इस बच्ची को गोद लिया और वो इसका लालन पालन कर रही है। बेटी को लेकर धरहरा की परंपरा के मुताबिक इस परिवार ने अपनी गोद ली हुई बच्ची के लिए भी आम के पेड़ लगाए और अब वो इसे बेहतर शिक्षा देने की बात कर रही है। इसको तो हम लाए गुजरात में और बहुत अच्छी तरह से लालन पालन कर रहे हैं और गांव के लोग भी देख रहे हैं कैसे रखते हैं। बेटी है हमारी, अब इसका नाम लिखाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे आगे। इसके नाम से 1-2 एकड़ में आम भी लगाए हुए हैं। ये बच्ची नीलम के घर अच्छे से रह रही थी, तभी एक दिन भागलपुर के किसी अनाथालय के लोग धरहरा आए। उन लोगों ने नीलम को तमाम तरह की कानूनी बातें बताई और उसे सुझाव दिया कि वो बच्ची अनाथालय को सौंप दे, लेकिन नीलम की जिद के आगे उनकी एक न चली। फिर उन्होंने इस बच्ची का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दबाव डाला, लेकिन नीलम ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। अनाथालय वाला का कहना है कि ये मैंने बच्चा जो आप लावारिस घोषित किया जो पत्रकार ने, इसीलिए मैंने आपको इसका मैंने ये बनाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। आप मैंने ऐसे बच्चे को नहीं रख सकते हैं और कभी भी हम इसको ले जा सकते हैं। आपको इतना पैसा 50,000 रुपया देना पड़ेगा, कम से कम नहीं तो 25,000 देना पड़ेगा। हम कहे कि हम वो 25,000 इस बच्चे के नाम से जमा कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं देंगे। हम उनसे कह दिए कि हम आपको नहीं देंगे, बच्चे के नाम से हम जमा करेंगे लेकिन आपको नहीं देंगे। अपनी गोद ली हुई बच्ची को लेकर नीलम का लगाव देखकर धरहरा के लोगों में बेटियों को लेकर समर्पण साफ झलकता है। शिवपूजन झा, जी मीडिया, धरहरा। इसी के साथ पुरवैया डीएनए में बस इतना ही। नमस्कार।